नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर भगवानपुर से है, जहां पुलिस ने 48 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और चोरी की 7 मोटरसाइकिलों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के आदेश के पालन पर जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के अंतर्गत भगवानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान हलू मजार तिराहे पर पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोका, जिनके पास से पुलिस को चेकिंग करने पर 48 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों तस्करों पर कार्रवाई करते हुए भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें, ये दोनों तस्कर भगवानपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। भगवानपुर में पुलिस ने स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। साथ ही इनके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें, ये दोनों शातिर अपराधी भगवानपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इनके ऊपर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। कल जो यहाँ पर एक सूचना मिली थी, जो हसीन है ये काफ़ी समय से इस काम को कर रहा था और लगातार पुलिस से बचता भी रहा है। तो कल इसकी एक सूचना मिली थी, तो सीओ मंगलौर और एसएचओ भगवानपुर द्वारा जब चेकिंग चालू कराई गई तो सूचना ये थी कि ये हल्लू माजरा तिराहे के पास में एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। तो उसमें जब इसका चेक किया गया तो इसके पास से 48 ग्राम स्मैक मिला है। और उसके बाद जब इससे और पूछताछ करी गई तो जो पूर्व में ये वांछित भी चल रहा था हमारा गंगनहर थाने से, तो जो वहाँ से चोरी गई मोटरसाइकिल है वो और भगवानपुर से कुल 7 मोटरसाइकिलें से बरामद की गई है। अगली खबर चमोली से है, जहां विदेश में रहते हुए मनीष ने अपने गाँव वासियों की हर तौर से मदद की, जिसमें मनीष विदेश में रहकर गाँव वालों के लिए सैनिटाइजर, मास्क की सहायता पहुँचा रहे हैं। वहीं इस क्रम में उनका साथ उनके पिता दे रहे हैं, जो घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। चमोली में लोगों की मदद के लिए विदेश में रह रहा उनका बेटा सामने आया है। विदेश में रहते हुए भी अपने गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके पिता भी इस कार्य में उनका सहयोग कर रहे हैं और लोगों के घर घर जाकर उन्हें मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, ताकि गांव में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और जब हमारे गांव में भी ये कोरोना काल, आपको पता कोरोना काल इस टाइम पूरे विश्व में चल रहा है। हमारे गांव में भी कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम चली थी। कंटेनमेंट जोन बना था, उस दौरान हमारे गांव में बहुत सारी प्रॉब्लमें आई। तो मुझे भी लगा अपने गांव में इस टाइम कुछ ना कुछ जो मेरे से हो सकता है सेवा, वो मैंने करना था और मैंने किया। सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह वितरण किया है अपने गाँव में। और ये सब जो भी हुआ मेरे अपने गाँव वासियों के, बड़े बुजुर्ग के, सभी के आशीर्वाद से हुआ है। और आगे भी कभी कोई अगर प्रॉब्लम आती है ऐसी हमारे गांव में या क्षेत्र में, तो मैं आगे भी करता रहूँगा। हमारे गांव में भाई डुंगरी गांव के हैं मनीष भंडारी जी, जो अभी साउथ कोरिया में जॉब कर रहे हैं। और वो इस कोविड महामारी में सारे गाँव के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के गाँव के लिए विगत काफ़ी दिन से मास्क, सैनिटाइज़र और भी जो ज़रूरत के सामान है वो वितरित कर रहे हैं। मैं अपने आज इनने मेरे गाँव सीरी में मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कराया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे गांव की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने पड़ोसी गांव डुंगरी के मनीष भंडारी जी का, पुत्र श्री महावीर सिंह भंडारी, जो कि साउथ कोरिया में कार्यरत हैं। और उन्होंने इस कोरोना महामारी के चलते हमारे गांव में मास्क एवं सैनिटाइज़र प्रदान किए हैं, तो इसलिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली खबर चमोली से है, जहां ग्राम पंचायत पैठानी के ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार ने अपने गांव के लिए एक अदद सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से खत लिखकर भेजा है। उन्होंने खून से लिखे पत्र को ग्राम पंचायत पैठानी के एक शिष्टमंडल ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि 2018 में 2 किलोमीटर मोटर मार्ग स्वीकृत हो चुका है और साथ ही मोटर मार्ग के लिए विधायक की परमिशन भी मिल गई है। टेंडर की विज्ञप्ति भी निकल चुकी थी, लेकिन ना ही टेंडर पर काम हुआ और ना ही मोटर मार्ग पर, जिसको लेकर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने कहा कि पैठानी ग्रामवासियों का ज्ञापन वो जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने की कवायद शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि चमोली गांव में सड़क ना होने की वजह से पैठानी के ग्राम प्रधान मृत्युंजय परिहार ने अपने गांव के लिए सड़क बनवाने को लेकर मुख्यमंत्री को अपने खून से खत लिखकर दिया है। उन्होंने खून से लिखे पत्र को ग्राम पंचायत पैठानी के शिष्टमंडल के जरिए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा कि 2018 में गांव में 2 किलोमीटर की पक्की सड़क स्वीकृत हो चुकी थी, साथ ही मोटर मार्ग के लिए विधायक की तरफ से परमिशन भी मिली, टेंडर की विज्ञप्ति भी निकल चुकी, लेकिन ना तो टेंडर का काम आगे बढ़ा, ना ही सड़क बनी, जिसको लेकर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने कहा कि पैठानी गांव के लोगों के ज्ञापन को वो जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने की कवायद शुरू कर चुके हैं। ये हमारे 2 सूत्री मांगे हैं। हमने आज से नहीं, लगभग 5 वर्ष पूर्व से ही लगातार दो विधायक यहाँ आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा मांग जो सड़क का मांग था नारायणनगर चोपता मोटर मार्ग से पैठानी मोटर मार्ग 2 किलोमीटर और यहाँ जो अल्मोड़ा बैजनाथ ग्वालधाम और करणप्याग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ से पैठानी तक एक पुल लगना था, मोटर पुल, वहाँ से होते हुए हमने जो नारायणनगर चोपता मार्ग तक लिंक करना था और इसी के साथ वहाँ पर 45 ग्राम पंचायतें ऊपर हैं, उनके लिए भविष्य के लिए एक अच्छा संदेश मिलता और यहाँ के लिए अच्छा ही मौका था। देखिए, ग्राम पैठानी के जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है उनके द्वारा एक ज्ञापन हमको प्रेषित किया गया है। उस ज्ञापन को हम अग्रिम कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिला स्तर को भेजा जाएगा और वहाँ से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। उनकी मांग ये है कि विगत कई वर्षों से वो अपने ग्राम पैठानी के लिए मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं। कई बार उनको आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक इस मोटर मार्ग का कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां सरकार के आदेश के बाद 1.5 महीने बाद भी हल्द्वानी में हार्डवेयर, रेडीमेड कपड़े, बर्तन, साइकिल स्टोर, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की दुकान खुली, जिससे बाजारों में काफी चहल पहल दिखाई दी। वहीं लंबे अंतराल के बाद लोग घरों से जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बाजार में दिखाई दिए। इस दौरान कई जगहों पर अव्यवस्था भी देखने को मिली। लोग कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन करते हुए नजर आए। इस दौरान पूरे बाजार की स्थिति का व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह के थाना और पुलिस भी घूमती रही। आज ये करीब 1.5 महीने बाद जो बाज़ार खुला है, इस वजह से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा राहत है और थोड़ा बहुत ग्राहकों की आवागमन हो रहा है, जिससे कि व्यापार आगे को चलने की थोड़ा बहुत उम्मीद है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के अधिकारियों पर हरिद्वार शहर की सफाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी एक्शन फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राठौड़ ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार की नालियों को साफ नहीं किया जा रहा। पहले जिस कंपनी को हरिद्वार शहर की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी, वो घरों से कूड़ा इकट्ठा करते थे और सड़कों से भी कूड़े को उठाते थे, पर अब जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई वो सड़कों पर कूड़ा नहीं उठा रही। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है।
हरिद्वार में शहर की सफाई का आरोप नहीं की सफाई का अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि हरिद्वार में साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि पहले जिस कंपनी को हरिद्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी वो लोगों के घर से भी कूड़ा उठाती थी और सड़क से भी कचरे को साफ करती थी, लेकिन अब जिस कंपनी को शहर की सफाई का ठेका दिया गया है वो सड़कों की सफाई सही तरीके से नहीं करती। देखिए, इसमें पूर्ण रूप से निगम और यहाँ के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखिए अभी एक ही बारिश पड़ी थी और जगह जगह कूड़े जो सिल्ट थी नालियों में जमा है और नालियों की सिल्ट निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व में अभी कुछ माह पूर्व जो पुरानी कंपनी थी उसका नाम शायद KRL है, वो लोगों के घर से कूड़ा भी उठा रहे थे और रोड से भी कूड़ा उठा रहे थे। अब नई कंपनी को जो ठेका दिया गया है वो कूड़ा भी उठाने नहीं आ रही है और वो केवल घूमने का काम करते हैं रोड पे। आप देखिए नालियों में सिल्ट जमा पड़ा है लेकिन कोई नालियों की सफाई तक नहीं करने आ रहा। अगली खबर काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें पार्टी के काशीपुर जिले के अध्यक्ष मुकेश चावला ने रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए पदाधिकारियों के मनोनयन पत्र सौंपे और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सभी नवमनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के विजय के लिए जनसंपर्क में जुट जाएं और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। काशीपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी में नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहीं पर नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिया गया। साथ ही नए पदाधिकारियों से कहा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए अपना दमखम लगाए सभी कार्यकर्ता। प्रथम मैं अपने सभी पदाधिकारियों का तो बधाई देता हूँ, उनकी आज घोषणा हुई है। उसके बाद जैसा सबको पता ही है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन जी ने घोषणा करी थी कि 70-75 विधानसभा सीटों में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद आप देख ही रहे होंगे कि धरातल पर पूरा काम हो रहा है, हमारी पार्टी काम कर रही है। इसका उदाहरण हम अभी आपको इस जो कोरोना काल चल रहा है इसमें ही बताते हैं कि दोनों पार्टियाँ कांग्रेस थी या भाजपा थी, बिल्कुल जिस तरीके से कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप कल भी देहरादून में हमारे आर्यन ग्रुप NSCI के पूर्व अध्यक्ष, DAV कॉलेज के कम से कम 5 अध्यक्ष और आपने देखा कटीमा से हमारे स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी के PS, उन्होंने भी कल पार्टी को ज्वाइन किया है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से लोग निराश हैं, जनता निराश है और उनके पदाधिकारी भी निराश हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होगी। कोविड-19 के हालातों को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन हो सकता है। वहीं कर्मचारियों की सेवा नियमावली से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में यह बैठक होगी। कोविड-19 के हालातों को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन हो सकता है। साथ ही कर्मचारियों की सेवा नियमावली से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां तीरथ रावत के मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड-19 के हालात पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में
बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन हो सकता है। साथ ही कर्मचारियों की सेवा नियमावली से जुड़े कई अहम फैसले भी इस दौरान लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां तीर्थ मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में ये बैठक होगी। बैठक में कोविड-19 के हालातों पर चर्चा होगी। साथ ही कर्मचारियों के कार्य नियमावली में भी बदलाव हो सकता है। कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन भी हो सकता है। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां तीर्थ मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में तीर्थ मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड-19 के हालातों को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है इस बैठक में। साथ ही कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर भी संशोधन हो सकता है। कर्मचारियों की सेवा नियमावली से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। देहरादून से बड़ी खबर, तीरथ सिंह मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राम गोपाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, तीरथ कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये जो आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, इसमें करीबन जो 14 प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगी है। और साथ में जिस तरीके से एक उद्योगों को लेकर के एक भारी नुकसान कोरोना काल में चल रहा है, तो जो उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी लगभग सरकार ने जो 2500 रुपए यानी कि 2 महीने के लिए जो देने की जो एक योजना बनाई है, वो भी साथ में जिस तरीके से हल्द्वानी में निर्माण को लेकर के कार्य संस्था गठन का जो फैसला किया है, वो भी एक बड़ा अहम कार्य जो है सरकार द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं जो कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो स्वरोजगार जो योजना है, अनुशिक्षित नैनो उद्यान की जो योजना, यानी कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो जिससे कि 20,000 लोगों को फायदा हो सकता है। और इसमें करीब लगभग 10 करोड़ का खर्च, यानी कि 5 करोड़ हम फाउंडेशन देगा, जिसके लिए जो छोटे कार्यों का जो बढ़ावा मिलेगा। और साथ में 10,000 से 15,000 के जो प्रोजेक्ट है करीबन, उन पर भी 5,000 की जो सब्सिडी है वो सरकार जो है देगी। कहीं ना कहीं केदारनाथ और मास्टर प्लान को लेकर भी एक जो ध्वस्तीकरण का जो प्रशासनिक भवन बनाने की जो मंजूरी है कैबिनेट की बैठक में, वो प्रस्ताव की गई है। साथ में बद्रीनाथ धाम में भी 100 करोड़ के निर्माण कार्यों का जो शिलान्यास की योजना जो वो बनाई गई है। साथ में होटल में जिस तरीके से हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण को लेकर के लेबर साइंस को छोड़ करके 49 लाख माफ किया गया है। तो ऐसे कई तमाम जो पहलू हैं जो सरकार द्वारा जिस तरीके से एक जो 14 प्रस्ताव है कैबिनेट की जो बैठक हुई है मंत्रिमंडल की, उसमें ये प्रस्ताव जो है लिए गए हैं। रामगोपाल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी क्या सरकार की तरफ से इस बैठक में कुछ किया गया है? बिल्कुल, देखिए कोविड की दृष्टि को देखते हुए जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना, हालांकि लहर जो कोरोना की लहर है वो धीमी पड़ गई है, लेकिन फिर भी तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से सरकार अलर्ट है। और साथ में वैक्सीन, यानी कि प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री खुद पीएम से मिलकर के जो है दिल्ली दौरे के दौरान आए हैं, उसके बाद ये बैठक ली गई है। और बैठक में बिल्कुल स्पष्ट जो है मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया है कि जो तीसरी लहर है उसको लेकर के हम पूरे प्रदेश में तैयार है। साथ में जो संबंधित जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लेकर भी एक बैठक और चर्चा जो है साथ में कर रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल है उसको लेकर के जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर लक्सर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम को दवाई बेचता एक नाबालिग डॉक्टर मिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्लिनिकों का सत्यापन कर रही थी, इसी दौरान नाबालिग डॉक्टर सामने आया है। आपको बता दें कि लोको बाजार में निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर 15 साल का नाबालिग डॉक्टर लोगों का उपचार करते हुए मिला। डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर मरीजों को भर्ती भी किया हुआ था। लड़के लड़कियों के सेहतमंद और सुंदर होने की
दवाई देने का भी बोर्ड दुकान पर मिला। नाबालिग से जांच टीम ने जब उसके डॉक्टरी का दस्तावेज मांगा तब नाबालिग उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको लक्सर से दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम को दवाई बेचता हुआ एक नाबालिग डॉक्टर मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्लिनिकों पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी और क्लिनिकों का सत्यापन कर रही थी। इस दौरान लोको बाजार में निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर 15 साल का नाबालिग डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर मरीजों को भर्ती भी किया हुआ था। लड़के लड़कियों के सेहतमंद और सुंदर होने की दवाई देने का बोर्ड उसके क्लिनिक पर लगा हुआ था। नाबालिग से जांच टीम ने जब डॉक्टरी के दस्तावेज मांगे तब उन्हें उपलब्ध कराने में नाबालिग डॉक्टर असमर्थ रहा। अगली खबर भी लक्सर से है, जहां प्रदेश में कोविड कर्फ्यू में सरकार द्वारा दी गई थोड़ी छूट मिलने के बाद हरिद्वार देहात के बाजार खुल गए। जहां पहले दिन लक्सर के बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली, वहीं लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। वहीं लोगों के बाजार नहीं आने से व्यापारियों का धंधा मंदा रहा। सरकार ने जो SOP जारी की है उसमें कुछ व्यापारियों को राहत दी गई है, लेकिन कुछ व्यापारियों को अभी भी राहत नहीं दी गई है। जिन व्यापारियों को राहत नहीं गई, मेरे सरकार से यही मांग है कि उन व्यापारियों को अतिशय की राहत दी जाए और नई SOP जारी की जाए। आज जैसा व्यापार खुला है तो बाजार में भीड़ भी नहीं है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों ने अपनी दुकान खोली है। हम सरकार के साथ में हैं, जैसे जैसे सरकार करेगी हम ऐसे चलेंगे, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। आज जो छूट मिली है उस पर कैसा लग रहा है आपको? उस पर ठीक है, छूट होनी चाहिए क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है मार्केट बंद हुए हुए, और हल्की हल्की छूट जरूर मिलनी चाहिए। और छूट नहीं मिलेगी तो कोई नौकरी तो आ नहीं रही दुकानदारों की, या मजदूरी में जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से इंतजार था, जैसे 21 अप्रैल से लॉकडाउन हो रखा है, तब दुकानें सब बंद थी। तो ये है कि हम भी इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, जैसे सरकार काम कर रहे हैं उसके अनुसार अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद आए हैं और सब लोग अपने अपने नियम के अनुसार मास्क पहने, सैनिटाइजर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें सब कुछ देखकर। अगली खबर भी लक्सर से है, जहां कला गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या उसके परिचित राजेंद्र के बेटे राहुल ने पत्थर से कुचलकर की थी। वहीं राजेंद्र की मौत के बाद महिला ने राहुल से उसके घर में रखे अपने जेवर मांगे थे। पुलिस ने मंगलवार को उस समय उसे गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। तारीख को सुबह लगभग 8 बजे हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना प्राप्त हुई कि मुंडा आखेड़ा गांव है, इसमें जो है बुजुर्ग महिला का हत्या करके मार दी गई है करके। तत्काल रूप से सभी उच्चाधिकारी जो है मौके पे पहुंचे और टीमें गठित करी। इसमें आज हमें सफलता मिली। इसका मर्डरर जो है, जो इस महिला का जमीन पर देखभाल करता है राजेंद्र, जिसका 15 दिन पहले स्वर्गवास हो चुका है, उनका बेटा राहुल ही निकला है। इनका जमीन लेने देने का संबंधी का झगड़ा में जो है जो 4 तारीख। अगली खबर लाल कुआं से है, जहां एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो सही पाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शस्त्र लाइसेंस निशस्त्रीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि बीते 29 मई को कोतवाली क्षेत्र के मोल्टा 2 की ग्राम प्रधान सीमा पाठक के आवास पर शादी की सालगिरह का कार्यक्रम था, जहां लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए। वहीं पार्टी में डांस कर रहे 2 लोग बंदूक और रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये कल परसों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखने से लग रहा था कि कहीं किसी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में वहाँ पे सोशल मीडिया का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया था, कोरोना गाइडलाइन कोरोना SOP का पालन नहीं हुआ था, और कुछ लोगों द्वारा वहाँ गैदरिंग इकट्ठी करके एक फंक्शन बनाया जाता था और उसमें कुछ आदमी जो है असलों से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। उसके वीडियो की जाँच के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने का और महामारी एक्ट में और आपदा।
समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मसूरी में एकमात्र कोविड सेंटर उप जिला चिकित्सालय में बनवाया गया है, जिसमें मसूरी के साथ ही दूर दराज क्षेत्र के लोग इलाज के लिए आते थे, जिसे अब बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी क्षेत्र में कोरोना के मरीज है जिन्हें इलाज के लिए देहरादून जाना पड़ता है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से फिर से कोविड अस्पताल को खोलने की मांग की है। ये कोरोना काल को देखते हुए जो ये कोविड सेंटर मसूरी में, कल मैं वहाँ भ्रमण में था तो मैंने वहाँ देखा कोविड सेंटर बंद कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये सोचना चाह रहा था कि कोविड प्रभारी हमारे मंत्री क्षेत्र के मंत्री भी है, विधायक भी है हमारे क्षेत्र के, तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि अभी कोरोना काल पूरी तरफ से खत्म नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने कोविड सेंटर बंद नहीं होना चाहिए था उसमें। और दूसरा ये है कि 2-4 दिन में ही अभी कोरोना पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल सरोवर नगरी नानक होटल के पास बिजली का ट्रांसफर में आग लगने से बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी तरीके के जान माल की नुकसान नहीं हुआ। जानकारी देते हुए एई विस्ट ने बताया कि कूड़ेदान में रखाने की वजह से कुत्ते इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फिलहाल बिजली आपूर्ति फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर एक गोदाम में संदूक से नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में ले लिया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और फॉरेंसिक टीम ने नरकंकाल का सैंपल लेकर लैब भेज दिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक श्यामपुर पुलिस चौकी के नजदीक एक व्यापारी के गोदाम 1 साल से बंद पड़े गोदाम में दुर्गंध आने से स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर नरकंकाल मिला। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ये यहाँ पर चौकी से 200 मीटर दूरी पर ये खंडर है और काफ़ी छुपी हुई जगह है। यहाँ पे ये अवैध अडवाणी जो हैं इनका ये गोदाम था और ये गोदाम साइड से खुला हुआ है, जिसका पीछे की तरफ खंडर है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये बता रहे हैं कि बंद है, इसकी जांच की जाएगी। इसमें अंदर एक नरकंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। एफएसएल की टीम हमारी ये आ रही है, उसको हमने सारा एरिया को हमने, जैसे आप देख रहे हैं, हमने सबको सेफ कर दिया है। एफएसएल की टीम वहाँ से उसे उठाएगी और उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी की जाएगी। आसपास से पूरी जानकारी की जा रही है और जो भी इसमें संदिग्ध हैं उन सबसे पूछताछ के लिए हमारी अलग अलग 8 टीमें हमने लगा दी। शीघ्र हम इसके बारे में जानकारी कर लेंगे कि ये है क्या, जैसे ही इसका एफएसएल से हमें खुलासा होता है। जानकारी सर, अंदर ये कमरे बंद मिला है या खुले एरिया में रखा था बॉक्स? ये इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।